आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कायदीन और कारकुनों ने किसानों के साथ मिलकर मरकज की मुखालिफ किसान रवैये के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के किसानों के मसाइल पर इम्तियाज, बिलखुसूस तेलंगाना से धान की खरीदारी के मसले पर रियासत से नाइंसाफ़ी के खिलाफ नारेबाजी की गई और तेलंगाना के साथ नामुनासिब सलूक की मजम्मत की गई। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत के नामुनासिब रवैये के खिलाफ एहतजाज की अपील की थी, जिस पर बरसर इक़्तिदार जमात TRS के साथ साथ किसानों की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मरकज से अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली और वज़ीर आज़म के पुते नजर आतिश किए। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना से धान की खरीदारी को यकीनी बनाए। मुत्तहदा करीमनगर, नलगुंडा, वरंगल और मेदक में किसानों की बड़ी तादाद ने उन मुजाहिरों में हिस्सा लिया और मरकज के रवैये की शदीद मजम्मत की। इसी दौरान TRS के अरकान पार्लियामेंट एक वफद ने नई दिल्ली का दौरा किया ताकि खरीफ के मौसम में तेलंगाना से धान की खरीदारी में इजाफे का मसला उठाया जा सके। तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के अलावा रियासत की हुक्मरान जमात TRS के अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत से धान की खरीदारी पर वजाहत की जाए। उन्होंने कहा कि वो किसानों के मफाद के लिए दिल्ली आए हैं, सियासत के लिए नहीं। रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, दयाकर राव, अरकान पार्लियामेंट के केशव राव ने वजीर निरंजन रेड्डी के साथ कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत को खरीफ सीजन के दौरान धान की खरीदारी के हदफ को बढ़ाने के बारे में तहरीरी तयक़ुन दहानी करवाए। उन्होंने मरकजी वजीर बराए खुराक और अवामी तकसीम पीयूष गोयल से मुतालबा किया कि वो खरीफ के हदफ को 60 लाख टन धान से बढ़ा दें, क्योंकि तेलंगाना को तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख टन धान की रिकॉर्ड पैदावार हासिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारी बार बार की दरखास्तों के बाद मरकजी वजीर ने पार्लियामेंट में यकीन दहानी कराई थी कि मरकज तेलंगाना से धान की पूरी फसल की खरीदारी के लिए तैयार है। चूंकि हम 60 लाख टन के हदफ तक पहुंच चुके हैं और कम से कम 15 लाख धान खरीदी के लिए मार्केट यार्ड्स में मुंतज़िर हैं। हम यहाँ मरकजी वजीर से दरख्वास्त करते हैं कि खरीदारी के अहदाफ को बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर अहकाम जारी करें। मीडिया के नुमाइंदों के सवाल पर कि रियासती हुकूमत तहरीरी यकीन दहानी पर क्यों इसरार करेगी, वजीर ने कहा कि
उन्हें मरकज की यकीन दहानियों की कई तजुर्बात हुए हैं और उनकी ज़बानी यकीन दहानियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। గారిని కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం పక్షాన మాకుండేటువంటి సమస్య అంశం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టి పోవాలనే మేము వచ్చి ఉన్నాం. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఇదివరకు కేంద్రమే అంగీకరించినటువంటి విధంగా ఈ వానాకాలంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ప్రధానంగా వరి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ఈ వానాకాలానికి సంబంధించింది నేను మళ్ళీ ఎంఫసైజ్ చేసి చెప్తున్నాను. ఈ వానాకాలానికి సంబంధించినటువంటి వరి కొనుగోళ్ల విషయంలో గతంలో ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినటువంటిది కేంద్రం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ కేవలం 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యానికి సరిపడా 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యానికి మాత్రమే వారు ఎంఓయూ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజే మేము అడిగినాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా అడగడమే కాక 2 సార్లు స్వయంగా వారు వచ్చి లేఖ కూడా ఇచ్చి మాట్లాడిపోయినారు. మా దగ్గర ఉండేటువంటి వరి సాగు 62,13,000 ఎకరాలలో వరి సాగు ఉంది కాబట్టి మీరు ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ చాలా స్వల్పమైనటువంటిది, ఈ టార్గెట్ను పెంచాలి అని చెప్పి కోరడం జరిగింది. ఆ రోజు వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే సరే ఒకవేళ కొనుగోలు జరుగుతూ ఉంటే చూద్దాం, మళ్ళీ మాట్లాడదాం, చేద్దాం అన్నారు. ఆ తదుపరి వారు పార్లమెంట్లో కూడా మాట్లాడుతూ ఆ తదుపరి జరిగినటువంటి అనేక పరిణామాల తర్వాత కూడా మేము కొట్టాం రారైస్ ఇబ్బంది ఏం లేదనేటువంటి మాట పార్లమెంట్లో ప్రకటించినారు. విషయం ఏంటంటే वज़ीर सेहत और फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट में कचरे के अंबार को खत्म करने के लिए बायो सीएनजी प्लांट कायम किया गया। साबिक़ में सिद्दीपेट के अतराफ जावजा कचरे के अंबार पड़े रहते थे। सिद्दीपेट को कचरे से पाक रखने के लिए बसापुर में बायो सीएनजी प्लांट का ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू फ्लेमिंग ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत और फाइनेंस हरीश राव भी मौजूद थे। मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि सूखा कचरा और नम कचरे को अलग अलग करने से ही यहाँ बायो सीएनजी प्लांट कायम हो सका। आज दुनिया के कई ममालिक को कचरे की निकासी का बहुत बड़ा चैलेंज है। कचरा उन ममालिक के लिए काफ़ी परेशान कुन साबित हो रहा है। कचरे की वजह से ज़मीन और पानी आलूदा हो रहा है, जिससे कई बीमारियाँ फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि रोज़ाना सिद्दीपेट टाउन से 55,000 किलो कचरा निकलता है। अवाम की शिराकतदारी और मुंतखबा नुमाइंदों की जदोजहद से सिद्दीपेट को कचरे से पाक करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि कचरे को भी आमदनी के वसाइल में तब्दील किया गया। बायो सीएनजी गैस की तैयारी इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस गैस को सिद्दीपेट टाउन के होटलों और रेस्टोरेंट्स में सरबराह किया जाएगा और बल्दिया की गाड़ियों को बायो सीएनजी गैस इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने अवाम से कहा कि वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए असासी और हमा मंजिला इमारतें तामीर करने के बजाय उन्हें अच्छी सेहत देने की कोशिश करें। सेहतमंद सिद्दीपेट की तामीर में हर शख्स का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अब तक सिद्दीपेट टाउन को 14 कौमी अवार्ड्स और 4 रियासती सतह के अवार्ड्स हासिल हुए हैं। उन अवार्ड्स की हुसूली में सफाई वर्कर्स का अहम रोल रहा है। మార్చగలిగినాం, తడి చెత్త పొడి చెత్తగా మార్చగలిగినాం. మరి ఇప్పుడు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ఈరోజు ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నామంటే ఈ బయో సిఎన్జి ప్లాంట్ ద్వారా మన నిర్ణయం ఏంటంటే అసలు చెత్త కుప్పలు అనేది సిద్దిపేటలో ఉండకూడదు. సిద్దిపేట చెత్త అంతా తెచ్చి ఇంతకు ముందు మనం బుస్సాపూర్లో పోసినాం కుప్పలు కుప్పలుగా. మరి ఈ కుప్పలు ఉండాలి ఇట్లే. మరి ఎంత కుప్ప పోస్తాం? రోజుకు మనకు దాదాపు 40 టన్నుల 55 టన్నుల చెత్త వస్తుంది సిద్దిపేటలో. అంటే 55,000 కిలోల చెత్త. రోజు 55,000 కిలోల చెత్త తెచ్చి పోస్తే ఓ 5-10 ఏళ్ళ వరకు ఇది నిండిపోతుంది. మళ్ళీ ఏడ పోయాలి? పోసుకుంటూ పోతే అది అయ్యే పనా? మన ఇంటి చెత్త మనకే భారం అయితే మొత్తం పట్టణం చెత్త అంతా తెచ్చి బుస్సాపూర్లో వస్తే బుస్సాపూర్కి ఎంత భారం, ఈ భూమికి ఎంత భారమో ఒకసారి మనం ఆలోచించాలన్నా వచ్చగలిగినాం. To be united, to come together and create
what we have opened and inaugurated today. And why I think that is really significant and really special. You've already heard from earlier speakers about the technology, about what will be produced from this in terms of the green outputs in gas and fertilizer. You've heard that. You've heard about the 25-30 jobs that will be directly created, and you've heard that the city, the municipality, is going to become the first, I think, in India to have zero landfill, which I think is absolutely brilliant. And you've also heard that it's been possible to do in 100 dry days, which can only be possible with leadership, drive, determination and focus of all partners and parties involved, which I think is brilliant. To be united, to come together and create what we have opened and inaugurated today. And why I think that is really significant and really special. We've already heard from earlier speakers about the technology, about what will be produced from this in terms रियासत के मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों और बल्दियात में स्ट्रीट वेंडर्स की हैसियत से काम करने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड दिए गए हैं। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के ज़राए ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा रियासत के मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बल्दियात में स्ट्रीट वेंडर की हैसियत से काम करने वाले छोटे व्यापारियों को कई स्कीमात से मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। रियासती वजीर के टी रामाराव ने कहा कि वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद, रामागुंडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा महबूबनगर, आदिलाबाद, खम्मम और सूर्यापेट बल्दिया में 1,03,000 स्ट्रीट वेंडर्स फुटपाथ और दीगर मकामात पर छोटे मोटे कारोबार करते हुए अपने खानदान की कफालत करते हैं। हालिया दिनों महकमे की जानिब से किए गए सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ था। स्ट्रीट वेंडर की हैसियत से काम करने वाले छोटे व्यापारियों को उनके कारोबार में मदद के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना स्कीम के तहत 10,686 बैंक अकाउंट्स खोले गए और उन्हें फीकस 10,000 रुपए तक के कर्ज भी जारी किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत भर के अहल स्ट्रीट वेंडर्स में 69,315 सफेद राशन कार्ड तकसीम किए गए। इसके अलावा 60 साल उम्र वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हर माह 3,000 रुपए वजीफा फराहम करने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मनधन योजना के तहत 27,051 अफराद में वज़ाइफ मंजूर किए गए। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके के 21 सड़कों को बंद कर देने का मसला उठाया। उन्होंने इस खुसूस में बंद की गई सड़कों की फहरिस्त मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी को ट्वीट की। सोशल मीडिया पर सरगर्म KTR ने साथ ही उम्मीद का इजहार किया कि मरकजी वजीर उन तमाम बंद सड़कों को खोले जाने को यकीनी बनाएंगे ताकि शहरियों को फायदा हो सके। वाज़ेह रहे कि किशन रेड्डी ने वजीर तारक रामाराव से ख्वाहिश की थी कि वो दिफा के हुक्काम की जानिब से बंद 21 सड़कों की फहरिस्त उनको पेश करें। किशन रेड्डी ने कहा था कि मलकाजगिरी में पहले ही हवाले की गई सड़कों की देखभाल का काम रियासती हुकूमत मुनासिब तौर पर नहीं कर पा रही है और वजीर तारक रामाराव दिफा के इलाके की सड़कों को हुकूमत के हवाले करने की बात कर रहे हैं। वजीर लेबर व एम्प्लॉयमेंट CH मल्ला रेड्डी की सदारत में ESI की 8वीं इलाकाई बोर्ड का इजलास आदर्श नगर में मुनक्किद हुआ। बोर्ड ने कई एक अहम फैसले लिए जिसके तहत हैदराबाद के नाचारा में वाक़े ESI हॉस्पिटल में तमाम असरी सहूलियात फराहम करते हुए 31 जनवरी 2022 तक इस हॉस्पिटल को रियासती हुकूमत के हवाले करने का फैसला किया गया। हर जिले में जिले सतह की कमेटियों की तश्कील का फैसला किया गया। पैनल में शामिल हॉस्पिटल्स को लाजमी तौर पर मुलाजिमीन के हादसात में जख्मी होने पर फौरी इलाज की फराहमी का फैसला किया गया। सेकेंडरी केयर में रहने वाले मैटरनिटी और पेचीदा जचकियों को पैनल में शामिल हॉस्पिटल्स फौरी तौर पर इलाज फराहम करने का भी फैसला किया गया। इस सिलसिले में ESI के ओहदेदारों ने मुनासिब इक़दाम की ख्वाहिश की। ESI हॉस्पिटल सनतनगर और ESI हॉस्पिटल नाचाराम के दरमियान तय पाए गए माहिदे के मुताबिक तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने का फैसला किया गया। बोर्ड के अरकान को रियासत में वाक़ तमाम डिस्पेंसरीज का मुशाहिदा करने की हिदायत दी गई और जिस डिस्पेंसरी में डॉक्टरों या अद्वियात की किल्लत पाई जाती है उसका जायजा लेने के बाद बोर्ड की तवज्जो दहानी कराने की हिदायत दी गई। आज के इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया कि ESI हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज में अगर कोई अमला ड्यूटी अंजाम नहीं देता है तो उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एबीवीपी के कारकुनों ने वजीर आला चंद्रशेखर राव का पुतला नजर आतिश किया। जिले के क्लॉक टावर सेंटर में किए गए इस एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। थोड़ी देर पहले हुकूमत जमात टीआरएस के कारकुनों ने एहतजाज किया था। एबीवीपी के कारकुन क्लॉक टावर के करीब पहुंचे और वजीर आला का पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नाकाम तलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। इस मकाम पर टीआरएस के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आजम मोदी का पुतला नजर आतिश किया था। पुलिस ने एबीवीपी के कारकुनों से मुंतशिर होने की ख्वाहिश की, ताहम जब पुलिस की बात को नजरअंदाज किया गया तो पुलिस हरकत में आ गई और उनको हिरासत में ले लिया। इसी दौरान एबीवीपी के कारकुनों के एक ग्रुप ने वहां पहुंचकर धरना दिया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में वुजरा और टीआरएस पार्टी के अरकान मुखन्ना की आज़ादी खत्म हो गई है। कोल्हापुर में बीजेपी कारकुनों के तरबीती प्रोग्राम से खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि रियासत में अमन का माहौल बनाने के लिए काम करने के बजाय चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद पार्टी कायदीन और कारकुनों को हमला करने की तरगीब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजराबाद में टीआरएस की शिकस्त के बाद से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। रियासत में अपनी मकबूलियत में कमी को महसूस करते हुए चीफ मिनिस्टर अवाम की तवज्जो हटाने के लिए गैर अहम मौज़ूआत को अहम मौज़ूआत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के तहत धान की खरीदी के मसले पर गुज़िश्ता एक माह से टीआरएस पार्टी मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म कर रही है। इसके बावजूद टीआरएस पार्टी को अवाम या किसानों की जानिब से कोई तायद या मदद हासिल नहीं हो रही है। राजेंद्र ने कहा कि बेरोजगारों और किसानों को चंद्रशेखर राव हुकूमत ने धोखा दिया। हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों के खिलाफ अंगुश्त नुमाई करने वालों को आहिनी पंजे से दबाने की कोशिश की जा रही है। ईटला राजेंद्र ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ऐसे कई महकमों का जायजा इजलास तलब कर रहे हैं जिससे मुताल्लिका महकमों के वजीर लाइल्म हैं। इसी तरह रियासत के वज़रा और हुक्मरान जमात के अरकान मुखन्ना चीफ मिनिस्टर की डिक्टेटरशिप पर आवाज़ उठाने से खासिर हैं। उनकी आज़ादी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। ప్రజలు ఎక్కువ కాలం బతుకుతారని 60 ఏళ్ళకే 65 ఏళ్ళకే చనిపోతుందని చెప్పి భావించి 57 సంవత్సరం నిండిన వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పింది. 57 సంవత్సరం నిండిన వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇవ్వకపోగా 65 సంవత్సరం నిండిన వాళ్ళకి పెన్షన్ లేదు. యాక్సిడెంట్ అయ్యి జీవచావుల్లో పడ్డ వాళ్ళకు పెన్షన్ లేదు. భర్త చనిపోయిన వాళ్ళకు పెన్షన్ లేదు. పెన్షన్లు ఇచ్చేది తాళం వేసుకొని కేసీఆర్కి దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. గతంలో పెన్షన్ గ్రామాలలో గ్రామ పాలక మండలి రికమెండ్ చేస్తే పెన్షన్ వచ్చేది. ఎంఆర్ఓ గారికి వీక్లీ దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే పెన్షన్ వచ్చేది. అక్కడ రాకపోతే కలెక్టర్ దగ్గర వచ్చేది. కానీ వాళ్ళ మంత్రికి కూడా పెన్షన్ ఇచ్చేటువంటి అధికారం లేకుండా తాళం వేసుకొని వాళ్ళ కళల్లో మట్టి కొట్టినందుకు కేసీఆర్ గారికి ఇష్టం వాళ్ళని తగలబెట్టాలి తప్ప ఇతరులు కాదు. ఇలా ఏమంటున్నాడు కేసీఆర్ గారు, దళిత గొల్ల కుర్మలు ఎక్కడ ఉండాలి, తెలంగాణలో ఉండాలి. దళిత ధనిక రైతులు ఎక్కడ ఉండాలి, తెలంగాణలో ఉండాలి ఆయన చెప్పింది. కానీ వాళ్ళ ధనిక రైతులు ఉండాలని చెప్పేటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రపంచంలో ఎవరు ఇవ్వని రైతు బంధు ఇస్తున్నా, ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నా, నాణ్యమైన కరెంటు 18 గంటలు 24 అవర్స్ చెప్పింది 18 గంటలు ఇస్తున్నా. అసెంబ్లీలో ప్రతిసారి కూడా దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల కంటే కూడా ఒక గింజ లేకుండా వరిధాన్యాన్ని కొంటున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ అని చెప్పి గల్లెగిరేసిన ముఖ్యమంత్రి ఎన్నడూ కూడా ఇది కేంద్రమే కొంటుందని కానీ మేము మధ్యవర్తి పాత్ర మాత్రమే పోషిస్తున్నామని కానీ మాది కేవలం మధ్యవర్తిత్వం అని చెప్పి नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मल्लू रवि ने रंगारेड्डी जिले के शेरलिंगमपल्ली में 250 वडेरा खानदानों की झोंपड़ियों को बगैर किसी नोटिस के निदाम करने की सख्त मजम्मत करते हुए उसे गैर जमहूरी और गैर कानूनी अमल करार दिया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 30 साल से शेरलिंगमपल्ली की अराजी पर वडेरा खानदान मुकीम थे और उनके पास राशन कार्ड भी मौजूद रहने के अलावा ये बापाबंदी के साथ वो बरखी बिल अदा करते हैं। कांग्रेस कायद मल्लू रवि ने मुतासिर अफराद से मुलाकात करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनको इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद करेगी। చిన్న గుడిసెలు వేసుకొని జీవనం సాగిస్తున్నటువంటి
250 మంది ఒడ్డు కుటుంబాలకు సంబంధించిన ఇండ్లని 11 రోజుల కిందట కాంగ్రెస్ మన టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆ ఎమ్మెల్యే గారి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం జేసీబీలు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అడపడుతుంటే వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోయి మొత్తం 250 గుడిసెల్ని నేలమట్టం చేశారు. ఈ 250 గుడిసెలు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 2014లో వచ్చినప్పుడు వేసినవి కాదు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడో 30 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి ఇవి. వీళ్ళు వచ్చి 8 సంవత్సరాలే, అంటే 22 సంవత్సరాల అంత. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि दोनों हुकूमतें परेशान हाल किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत को किसानों से हमदर्दी है तो वो सबसे पहले सड़कों पर सो रहे किसानों से उनकी पैदावार खरीदते हुए उन्हें राहत पहुंचाए। मेरा बात क्या बोलते हो, आज का जो किसानों के लिए जो लड़ाई चल रहा है दोनों के बीच में, वो ड्रामा है। वो यहाँ तेलंगाना के स्टेट, यहाँ के टीआरएस गवर्नमेंट, बीजेपी मोदी गवर्नमेंट, केसीआर गवर्नमेंट दोनों सामने लड़ रहे, पीछे मजाक कर ले रहे लोग। बात यह है कि किसानों को सामने, किसानों के लिए हम लड़ रहे बोल के एक एक्सपोज करते हुए ये लोग बीजेपी से लड़ रहे बोल के एक तेलंगाना में ये नया चाल चल रहा है। सो मैं ये आप हुकूमत में है, अगर हुकूमत में है आप रोड पे किसान सो जा रहा, किसान को बचाने का कोशिश करके सेंट्रल से लड़ो। अब किसान को यहाँ बचाने का कोशिश मत कर रहे, नहीं कर रहे, मगर बीजेपी गवर्नमेंट से लड़े, हम लड़ रहे बोल के दिखा रहे, ये दिखावट है खाली। अगर आप पहले किसान को बचाते हुए आप बीजेपी से लड़ो, बीजेपी गवर्नमेंट से लड़, वो काम छोड़, ये लोग रोड में छोड़ दिए, वो लोग जाके दिल्ली में सो। ये एक नया नाटक चल रहा, टीआरएस पार्टी गवर्नमेंट, बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो साहब, देखो कल सीएम मुख्यमंत्री जी जाके कल 1 वीक तो था ना, तो जब ये मसला कहीं नहीं चल किसानों का, फिर जब वो मुख्यमंत्री जाके दिल्ली में बैठे उसे काम नहीं हुआ, अब मिनिस्टर जाके क्या करते हो, जाके जिस सीएम से कुछ काम नहीं हुआ, ये मैं इसलिए क्या बोल रहा हूँ, खाली ये दिखाने के लिए किसानों के नाम पे फिर एक बार हुकूमत में आने के लिए ये लड़ाई हम बीजेपी से लड़ रहे बोल के बता रहे। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक एमपी वी हनुमंतराव ने वजीर दाखिला अमित शाह के उस बयान की शदीद मजम्मत की जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने डॉक्टर अम्बेडकर को वजीर कानून बनाया वो कांग्रेस है और उस पार्टी पर उनकी बेइज्जती करने का इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। Saying only BJP came to power. Center had also various states he had. He also said that Samvidhan Divas of Constitution Day had not been celebrated before Narendra Modi became the Prime Minister of this country. उनका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर को हम सही इज्जत नहीं दिए, वो पावर में रहो, उन्होंने जिंदा इस वक्त भी बेइज्जती करे, मरने के बाद भी उनकी इंसल्ट कर रहे बोल के बोल रहे, और हम संविधान का दिवस बना रहे 26 नवंबर को, करेक्ट है, भारत रत्न दिए, करेक्ट है, हम नहीं बोल रहे, मगर हम पहला कौन पहचानत करे उनका इस देश में? पहली मरतबा उन्होंने पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंट ठहर के हार गया थे, मगर उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और
अब्दुल कलाम आजाद जैसे बड़े लोग क्या बोले, नहीं अंबेडकर के पास कैपेसिटी है, अंबेडकर को अपन यूज करना बोल के लॉ मिनिस्टर बना है। लॉ मिनिस्टर उन्होंने आने के बाद भी लॉ मिनिस्टर बने। हैदराबाद की शाजिया परवीन ने एक शानदार कारनामा अंजाम देते हुए नर्सर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर लॉ कोर्स में टॉप करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। नर्सर यूनिवर्सिटी ने उन्हें इतवार के रोज अपने 18वें सालाना कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने साल 2020 के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, वजीर कानून इंदिरा करण रेड्डी, वाइस चांसलर डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा और रजिस्ट्रार डॉक्टर वी रेड्डी मौजूद थे। दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने कॉन्वोकेशन से खिताब किया। शाजिया परवीन ने उनका जो सब्जेक्ट था, स्पेशलाइजेशन था साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, उसमें 77 और 88 मार्क्स हासिल किए। ये 170 तुलबा में इन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए। इनका ग्रैंड टोटल 309 रहा और 170 तुलबा में इन्होंने डिस्टिंक्शन से ये इम्तिहान कामयाबी इसमें हासिल की। 2011 में इन्होंने इसमें एनरोलमेंट किया था। अपने करियर का अपने करियर का इन्होंने आगाज किया था। शाजिया परवीन का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये इन्होंने नसर स्कूल से अपना सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में तालीम मुकम्मिल की थी, स्कूली तालीम। उसके बाद उन्होंने नर्सर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से BA LLB किया। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी वहाँ पे तालीम हासिल की। इसके अलावा वो हार्वर्ड लॉ स्कूल से भी उन्होंने एक लीगल राइटिंग में कोर्स किया था। अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग तालीमी इनका बैकग्राउंड रहा। शाजिया परवीन साबिक वजीर और कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की बेटी हैं और रिटायर्ड IPS ऑफिसर A.K. खान की बहू हैं। उनके शौहर मोहसिन खान एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। गोल्ड मेडल मिलने पर शाजिया परवीन ने कहा कि मैं अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपने प्रोफेसर्स का और उनकी सरपरस्ती और हौसला अफजाई के लिए अपने खानदान का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज की और कभी भी नतायज की फिक्र नहीं की। इससे उन्हें बगैर किसी जहनी दबाव के अच्छे नतायज हासिल करने में मदद मिली। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रियासत में कई मकामात पर दर्जे हरारत मामूल से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। संगारेड्डी जिले के कोहिर में अकल तरीन दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जिले रंगारेड्डी के रेड्डीपल्ली में अकल तरीन दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 33,140 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 156 मुस्बित पाए गए। पिछले 24 घंटों में कई दिन बाद किसी भी फर्द की इस मौजी वायरस की वजह से जान नहीं गई, जबकि 207 अफराद ने कोरोना वायरस को मात दी। लेकिन रियासत में अब भी 3,642 अफराद का इलाज जारी है। चोरी के मामले में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के बाद एक चोर मुलाजिम पुलिस के पर्स और सेलफोन चोरी करके फरार हो गया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक चोर को CCS के अमले ने गिरफ्तार करके मुट्टीवाड़ा पुलिस स्टेशन के हवाले किया। कल रात जब पुलिस मुलाजिमीन महवे ख्वाब थे, सारिक वहां से फरार हो गया। वो जाते जाते पुलिस कांस्टेबल्स के सेलफोन्स और पर्स भी ले गया। पुलिस इस चोर को फिलहाल तलाश कर रही है। शहर हैदराबाद में पेश आए 2 मुख्तलिफ सड़क हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। पहला हादसा शहर के नवाही इलाके पेट बशीराबाद में पेश आया, जहां एक शख्स ने कार का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार ने सड़क के किनारे दरख्त को टक्कर दी थी। इस हादसे में बालाकृष्णा नामी शख्स हलाक और दीगर 3 मामूली जख्मी हो गए। दूसरा हादसा राजेंद्र नगर के हिमायत सागर आउटर रिंग रोड पर पेश आया, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार आउटर रिंग रोड पर ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने उर्स हजरत अमीन पीर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा की इस मशहूर दरगाह शरीफ में हर साल होने वाले उर्स तकारीब में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता म्यूजिक डायरेक्टर हिस्सा लेते हैं। इस साल भी उन्होंने उर्स के ज़िमन में निकाले गए जुलूस संदल में हिस्सा लिया। इस मौके पर खुसूसी दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। AR रहमान ने दरगाह शरीफ पर एक आम ज़ायर के तौर पर हाजिरी दी। कोरोना की सूरत हाल के सबब महदूद पैमाने पर ज़ायरीन को संदल की तकरीब में शिरकत की इजाज़त दी गई थी।
नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।